दुबई एक अद्भुत तरीन शहर जो 2023 में नहीं बल्कि 2070 में जी रहा है और दुनिया की सबसे एडवांस और ऐशो आराम से भरपूर एयरलाइन भी यहीं पर मौजूद है। दुबई हमेशा से ही इतना एडवांस नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी शुरुआत 1938 में मात्र 320 रुपए से शुरू हुई थी। न्यू एपिसोड के वीडियोस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। 40 के दशक में जिस तरह भारत ब्रिटिश के कंट्रोल में था, वैसे ही दुबई को भी ब्रिटिशर्स हैंडल करते थे। दुबई की जियो लोकेशन इसको और भी खास बना देती है क्योंकि ये 3 कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल बीच में पड़ता है। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में पड़ता है। ब्रिटिशर्स ये बात समझ चुके थे कि यदि किसी तरीके से वो दुबई में अपना एयरलाइन बेस बना लेते हैं तो उन्हें गुलाम देशों की यात्रा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस समय के प्लेन्स में ज़्यादा फ्यूल का ऑप्शन नहीं होता था। अगर किसी प्लेन को लंबी दूरी की यात्रा करनी होती थी तो उसे बीच रास्ते में कहीं ना कहीं किसी एयरपोर्ट पर उतरकर फ्यूल भरवाना पड़ता था और दुबई इसके लिए एकदम बिल्कुल सही जगह थी। अब इसके लिए ब्रिटिश इंपीरियल एयरलाइन दुबई के साथ एक करार साइन करती है। करार के मुताबिक उनके जितने भी प्लेन्स होंगे वो रिफ्यूल के लिए दुबई में लैंड करेंगे। उस समय कुछ ऐसे प्लेन्स थे जो समंदर से ही टेक ऑफ करते थे और समुद्र की सतह पर ही लैंड करते थे। उन प्लेन्स को प्लेन बोट्स कहा जाता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस डील को मात्र 320 रुपए महीना में किया गया था, जिसमें वहां के सुरक्षा कर्मियों की सैलरी और स्टाफ का सारा पैसा सैलरी उसमें शामिल था। उस एयरबेस का किराया भी इसमें शामिल था। उस समय किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि ये जो डील अब की गई है ये भविष्य में दुबई को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाली थी। एक वो दौर था और एक आज का समय है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक बन चुका है और दुनिया की सबसे बड़ी और शानदार एयरलाइन एमिरेट्स भी यहीं से ऑपरेट करती है। आखिर कैसे एमिरेट्स का सफर 2 उधार लिए गए प्लेन से शुरू होकर आज 310 प्लेन्स तक जा पहुंचा है। साल 1950 में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन अल को इस बात का अंदाजा हो गया था कि दुबई के पास जो तेल का भंडार है वो 60 से 70 साल तक ही उनकी कमाई का जरिया रह सकता है। उसके बाद दुबई के पास दूसरा ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे उनके देश की अर्थव्यवस्था चल सके। अब वो ऐसे सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में जुट जाते हैं जो 70 साल बाद उनके देश की इकोनॉमी का अहम जरिया बन सके। एक दिन शेख राशिद समुद्र किनारे घूम रहे थे तो उन्हें ब्रिटिश इंपीरियल एयरलाइंस को देखकर ये ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जाए जहां पर ब्रिटिशर्स की फ्लाइट की तरह ही दुनिया भर की फ्लाइट्स रिफ्यूल के लिए रुकें और जिससे दुबई की आमदनी का एक नया जरिए की शुरुआत हो सके। उन्हें अब पता लग गया था कि उनके देश की जियो लोकेशन ही उनके भविष्य का निर्माण करेगी। इसके लिए शेख इंजीनियर्स की एक टीम को एयरपोर्ट बनाने का काम सौंपते हैं और साल 1960 में दुबई का पहला ऑफिशियल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक रनवे वाला एयरपोर्ट था और यहाँ केवल छोटे विमान ही लैंड और टेक ऑफ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय यहाँ के रनवे को कंप्रेस्ड मिट्टी से बनाया गया था। इसके 5 साल बाद यानी कि साल 1965 में इस रनवे को मिट्टी से बदलकर सीमेंटेड कर दिया गया था। इसके बाद तो वहां प्लेन्स की लाइन लगनी शुरू हो गई। शेख राशिद को अब समझ आ गया था कि दुनिया को हम जितनी सुविधा देंगे उनसे उतना ज्यादा पैसा हम वसूल कर सकेंगे और थोड़े ही समय में दुबई एयरपोर्ट से 10 बड़ी एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स का स्टॉप ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं। 80 का दशक आते आते दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन जाता है। दुनिया की हर बड़ी एयरलाइन के जहाज यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए रुकना शुरू हो गए थे। आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि दुबई से पहले ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर ये फ्लाइट्स रिफ्यूल किया करती थी? पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पहले पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स रिफ्यूलिंग ही था।
मगर अब इन सारी फ्लाइट्स ने कराची को छोड़कर दुबई को रिफ्यूलिंग हब बना लिया था। उस समय मिडल ईस्ट पर गल्फ एयर का एक छत्र राज चलता था, क्योंकि जितनी सुविधा गल्फ एयर देती थी इतनी सुविधा कोई दूसरी एयरलाइंस नहीं देती थी। मगर एक दिक्कत की बात यह थी कि गल्फ एयर को लाइसेंस सिर्फ एशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज में फ्लाई करने का मिला हुआ था। पैसेंजर्स पहले गल्फ एयर की फ्लाइट से दुबई आते थे और फिर दुबई से अमेरिका, लंदन और रूस की यात्रा करते थे। गल्फ एयर अब इस चक्कर में लग जाती है कि किसी तरह से दुबई उसे अपनी ऑफिशियल एयरलाइन घोषित कर दे और साल 1980 में गल्फ एयर उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद को अपने इस प्रपोजल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। गल्फ एयर का इसमें यह फायदा था, अगर दुबई ऐसा कर देता तो गल्फ एयर को पूरी दुनिया में फ्लाई करने का लाइसेंस मिल जाता और बदले में दुबई को मोटी रकम मिल जाती। मगर मोहम्मद बिन रशीद इस डील को कैंसिल कर देते हैं। अब गल्फ एयर का मालिक इस बात से बहुत आहत हो जाता है और वो अपनी दुबई की सारी फ्लाइट कैंसिल कर देता है, जिससे दुबई एयरपोर्ट को बहुत बड़ा घाटा लगता है, क्योंकि उस समय दुबई एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा फ्लाइट्स गल्फ एयर की ही आती थी। यहीं से मोहम्मद बिन राशिद को ख्याल आता है कि क्यों ना दुबई की अपनी एक ऑफिशियल एयरलाइंस बना ली जाए और दुनिया भर के यात्री दुबई की एयरलाइंस से ही यात्रा करें। और ऐसे शुरुआत होती है एमिरेट्स की। यह उस समय लिया गया एक बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि एयरलाइंस एविएशन की दुनिया में सिंगापुर एयरलाइंस, पैन एम एयरलाइंस, एयर इंडिया एयरलाइंस और गल्फ एयर की बादशाहत थी और इसके साथ ही साथ लुफ्तांसा एयरलाइन की भी बादशाहत थी। और ये सब उस समय की बड़ी मछलियां थी। इन सब से कंपटीशन में दो बातें अहम थी। नंबर 1, या तो आपके प्लेन का किराया कम हो, नंबर 2, या उसमें इतनी आधुनिक सुख सुविधाएं हो जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। उस समय नए प्लेन की कीमत बहुत ज्यादा थी। एक प्लेन खरीदने में लगभग एमिरेट्स को $30 मिलियन पे करने पड़ते और साथ ही साथ प्लेन से रिलेटेड सारा स्टाफ भी उन्हें ट्रेंड करना पड़ता। अब एक बार फिर मोहम्मद बिन राशिद इसका तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं और शुरुआत में वो पाकिस्तान के PIA के सामने अपना ये प्रपोजल लेकर जाते हैं कि आप हमें अपने 2 बोइंग जहाज और उसमें काम करने के लिए स्टाफ को हमें लीज पर दे दें। पाकिस्तान इस पर राजी हो जाता है और उसकी एवज में पाकिस्तान को बहुत मोटी रकम दुबई से मिलती है। पाकिस्तान से 2 बोइंग 737 दुबई में आ जाते हैं और उन पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग कर दी जाती है। लेकिन मजे की बात तो यह थी कि सारा स्टाफ और वर्किंग टीम अभी भी PIA की ही थी और 25 अक्टूबर 1985 का वो दिन भी आ जाता है जब एमिरेट्स एयरलाइंस की पहली फ्लाइट दुबई से लंदन की यात्रा करती है। धीरे धीरे एमिरेट्स में पैसेंजर्स की संख्या बढ़ती जाती है और लगभग 10 महीने के अंदर ही इन्वेस्ट करी गई सारी पूंजी एमिरेट्स को वापस मिल जाती है। ये सिलसिला लगभग 4 साल तक चला और 4 साल के बाद यानी कि साल 1989 में एमिरेट्स अपने खुद के बोइंग प्लेन खरीद लेता है और पाकिस्तान से लीज पर लिए गए प्लेन्स को पाकिस्तान को लौटा देता है। एक ऐसा वाकया भी घटता है जिसकी वजह से एमिरेट्स की कमाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि साल 1990 में गल्फ वार शुरू हो जाता है और दुनिया भर की एयरलाइंस मिडल ईस्ट के एरिया में अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर देती है। उस समय एमिरेट्स ही केवल एक ऐसी एयरलाइन कंपनी थी जिसके जहाज लगातार वार के दौरान भी फ्लाई कर रहे थे। एमिरेट्स एयरलाइंस के लिए यह एक सुनहरा मौका था, क्योंकि नए नए पैसेंजर्स एमिरेट्स की फैसिलिटीज का मजा ले रहे थे। एमिरेट्स ने 2 बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एक तो वो अपनी फ्लाइट्स में सफ़र करने वाले पैसेंजर्स को वर्ल्ड क्लास खाना अवेलेबल कराते थे और दूसरा, ट्रैवल के दौरान एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज वसूल नहीं किया जाता था। इस बात का पैसेंजर्स पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा और एमिरेट्स के पैसेंजर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने लगी। एक तरफ तो दुबई दिन प्रतिदिन एडवांस होता जा रहा था और दूसरी तरफ एमिरेट्स इसमें अपना अहम योगदान निभा रही थी, क्योंकि जितनी भी फ्लाइट्स स्टॉप ओवर के लिए दुबई में लैंड करती थी उसमें आने वाले ज़्यादातर यात्री कम से कम एक दिन तो दुबई की विलासिता देखने के लिए दुबई में रुक जाते थे। इससे दुबई के टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था और साथ ही साथ कमाई भी हो रही थी। एमिरेट्स को एक और जगह से फ़ायदा हो रहा था।
दुनिया भर की जितनी भी फ्लाइट्स रिफ्यूलिंग के लिए दुबई में लैंड करती थी, उन सब फ्लाइट्स को दुबई एयरपोर्ट को चार्ज देना पड़ता था। मगर एमिरेट्स का बेस ही दुबई एयरपोर्ट था, इसलिए एमिरेट्स का रिफ्यूल का चार्ज बच जाता था। दुनिया में सबसे बड़ी कमर्शियल फ्लाइट एयरबस A380 को माना जाता है, मगर बहुत कम एयरलाइंस ही ऐसी हैं जो इस प्लेन का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इसके मेंटेनेंस में बहुत अधिक खर्च होता है। एमिरेट्स के CEO ने अपना दिमाग लगाया और उसने 117 एयरबस A380 एक ही साथ खरीद लिए, जिससे यह फायदा हुआ कि उन्हें इस पर बहुत मोटा डिस्काउंट भी मिल गया और एयरबस कंपनी ने अपनी एक मेंटेनेंस यूनिट को दुबई में एयरपोर्ट पर ही लगा दिया। इससे सीधा सीधा एमिरेट्स एयरलाइन ने अपना बहुत सा पैसा बचा लिया था। आपको बता दें, एक एयरबस A380 में 850 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। एमिरेट्स ना केवल A380 कैरी करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, बल्कि इनके पास बोइंग 777 का कलेक्शन भी दुनिया में सबसे बड़ा है। एमिरेट्स के पास टोटल 150 बोइंग 777 जहाज हैं। प्रॉफिट की बात करें तो ये आज के दिन दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एयरलाइंस कंपनी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोहम्मद बिन रशीद का लिया गया एक डिसीजन न सिर्फ दुबई के लिए ऐतिहासिक बन गया था, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई एमिरेट्स एयरलाइंस का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम हो गया है। इसलिए कहा गया है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से किस किस ने एमिरेट्स एयरलाइन में ट्रैवल करके मज़ा लिया है। आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।